हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश में डीजी बाय रतन। आइए आज हम द हिंदू का ये एडिटोरियल पढ़ते हैं। ये एडिटोरियल थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश की तरफ होगा, तो आपको अपना पेशेंस बनाए रखना होगा। और इससे पहले कि हम एडिटोरियल पढ़ें, हम सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को एक बार देख लेंगे फटाफट। और हाँ, वीडियो के अंत में हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और हम आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर्स, जोखिम से भरा हुआ। ठीक है। स्टेलमेट, स्टेलमेट मतलब होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू एस्केप विद, मतलब कि एक ऐसी कठिन स्थिति जिससे कि बचना आसान ना हो, मतलब कि गतिरोध। राइट। इन्वेजन, इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण। राइट। रिसिस्ट, रिसिस्ट मतलब होता है विरोध करना किसी चीज का। रिट्रीट, रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना। राइट गाइस। स्वेथ, स्वेथ मतलब होता है चौड़ी पट्टी, किसी एरिया की चौड़ी पट्टी बोलते हैं। राइट। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना। बिल्कुल सही। इविडेंट, इविडेंट मतलब जब कोई चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है किसी चीज का परिणाम। ठीक है। सेटबैक, सेटबैक मतलब होता है नाकामयाबी, फेलियर, असफलता। ठीक है। रिटोरिक, रिटोरिक मतलब होता है जब कोई बयानबाजी हो, कोई बात हो जो बार बार रिपीट की जाए, तो उसको बोलते हैं रिटोरिक। राइट गाइस। एक वर्ड यहां पर मिला आपको एलाय, एलाय मतलब होता है मित्र या सहयोगी। ठीक। रजीम, रजीम मतलब होता है शासन। राइट। ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन मतलब जो होता है कोई चीज खिंच रही है तो उसको ड्रैग ऑन बोलते हैं। रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब होता है संकल्प। राइट। क्रिपलिंग, क्रिपलिंग मतलब होता है पंगु बनाने वाला, किसी चीज को असक्त कर देने वाला। सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है। यहां पर एक देखिए, एक ये इडियम है इन ए स्पॉट, इन ए स्पॉट मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है ना, यानी एक कठिन स्थिति में होना। राइट गाइस। और आगे एक हमारे पास एक वर्ड है इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल मतलब कि अप्रायोगिक। सीज फायर, सीज फायर मतलब होता है जब युद्ध में शांति आ जाती है, यानी संघर्ष विराम, उसको बोलते हैं सीज फायर। और कोई वर्ड, यस, एट्रिशन, एट्रिशन मतलब होता है संघर्षण। राइट। ग्राइंड डाउन, ग्राइंड डाउन मतलब जब कोई चीज धीरे धीरे घिसट के चलती रही होती है उसको बोलते हैं ग्राइंड डाउन। ठीक है। और होल्ड समथिंग होस्टेज मतलब होता है किसी को बंधक बनाकर रखना। तो आइए फटाफट ये द हिंदू का एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं इंग्लिश को। राइट। अ पेरिलस स्टेलमेट, इसकी मतलब ये होगा कि एक जोखिम भरा गतिरोध। पेरिलस मतलब होता है जब कोई चीज फुल ऑफ, जैसा मैंने पहले बताया, फुल ऑफ डेंजर्स होती है। स्टेलमेट मतलब कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप ना इधर जा सकते हैं, 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 इधर जा सकते हैं, तो आप वहीं अटक गए हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टेलमेट। तो पेरिलस स्टेलमेट मतलब हुआ कि एक जोखिम भरा गतिरोध। ये आर्टिकल यूक्रेन और रसा के बीच में जो लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में क्या परिणाम हो रहे हैं, किसको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसी के बारे में। आइए पढ़ते हैं आगे आर्टिकल क्या कहता है। कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन मॉस्को एंड कीव शुड बी केप्ट ओपन, शुड बी केप्ट ओपन यानी खुला रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, यह क्या है, हमारा पैसिव वॉइस है। कम्युनिकेशन लाइंस मतलब जो बातचीत की लाइन है बिटवीन दो लोगों के बीच में आ रहा है, किसके, मॉस्को और कीव के बीच में। शुड मतलब चाहिए होता है, और क्या, खुला रखा जाना चाहिए, ओपन। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 6 months आफ्टर रसा बिगैन इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो 6 महीने बाद, किसके 6 महीने बाद, जब रसा ने शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, शुरू किया क्या, आक्रमण, किस पर, यूक्रेन पर। द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। सीम्स टू हैव इंटर्ड, सीम्स टू हैव इंटर्ड मतलब होता है ऐसा लगता है कि इंटर कर गया है, यानी प्रवेश कर गया है, किसमें प्रवेश कर गया है, अ डेंजरस स्टेलमेट, एक खतरनाक गतिरोध में प्रविष्ट कर गया है। राइट। मतलब उस स्थिति से कोई आगे पीछे नहीं बढ़ पा रहा है। यूक्रेन रेसिस्टेड द रशियन अटैक वेल, यानी रसा ने क्या सोचा था कि यूक्रेन को आसानी से हरा देंगे, बट यूक्रेन रेसिस्टेड, विरोध किया, पास्ट इंडेफिनिट, किसके अटैक का, रशियन जो आक्रमण था उसका बहुत अच्छी तरह से विरोध किया। फोर्सिंग द इन्वेडिंग ट्रूप्स टू रिट्रीट फ्रॉम अराउंड कीव, और उसने फोर्स कर दिया, यानी बाध्य कर दिया, किसको, द इन्वेडिंग ट्रूप्स मतलब जो आक्रमणकारी फौजें थी। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेडिंग मतलब आक्रमणकारी, ट्रूप्स मतलब क्या होता है, फौजें। टू रिट्रीट, रिट्रीट मतलब पीछे हटने के लिए, अभी आपको बताया। फ्रॉम अराउंड कीव, कीव, कीव क्या है, उसकी राजधानी है यूक्रेन की। ठीक है ना, इट्स कैपिटल लिखा हुआ है आगे। एंड और खारकीव, खारकीव एक सिटी है, द सेकेंड सिटी, दूसरी जगह से, वहां से भी पीछे हटने को बाध्य कर दिया। बट लेकिन इन द ईस्ट एंड साउथ, लेकिन ईस्ट यानी यूक्रेन के, यूक्रेन कंट्री है उसके ईस्ट, ठीक है ना, यानी इस तरफ, और साउथ यानी इस तरफ। ठीक है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो है
इट लॉस्ट स्वेथ्स ऑफ टेरिटरी, इट मतलब कौन, यूक्रेन, लॉस्ट मतलब हार गया, स्वेथ मतलब ये होता है चौड़ी पट्टी, ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्रों की, तो वहां पर ईस्ट यानी पूर्व में, साउथ मतलब दक्षिण में काफी क्षेत्र जो है यूक्रेन रसा से हार गया। द वॉर यानी कि युद्ध, सीम्स टू हैव स्ट्रेंथेंड द ट्रांस अटलांटिक अलायंस, फिर से देखिए सीम्स टू हैव स्ट्रेंथन दोबारा आ गया ना, सीम्स टू हैव स्ट्रेंथन, अभी ऊपर भी पढ़ा था। तो वॉर से क्या लगता है, सीम्स, सीम्स मतलब लगता है, क्या लगता है, टू हैव स्ट्रेंथेंड यानी इसने मजबूत कर दिया, स्ट्रेंथन मजबूत, क्या, ट्रांस अटलांटिक अलायंस। ये देखिए ट्रांस अटलांटिक अलायंस क्या है, ये नाटो की बेसिकली बात करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यानी कि अटलांटिक के आर पार जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक अलायंस बना रखा है। ट्रांस मतलब होता है एक पार से दूसरे पार, अटलांटिक अलायंस संगठन है, तो उसी नाटो, अभी नाटो के बारे में बताता हूं आपको, तो उसको और मजबूत कर दिया है, ठीक है ना। कैसे मजबूत कर दिया है, विच वॉज इविडेंट जो कि प्रत्यक्ष था, जो क्लियर था, इन स्वीडन एंड फिनलैंड अप्लाइंग टू ज्वाइन नाटो, देखिए आ गया ना, मतलब पहले स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य नहीं थे, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया तो सब एकजुट हो गए, ठीक, और स्वीडन और फिनलैंड भी उसने क्या किया, नाटो ज्वाइन कर लिया। बट लेकिन द वेस्ट इज रीलिंग अंडर द हीट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, रीलिंग अंडर द हीट मतलब होता है कि किसी चीज से परेशान होना, किसी चीज से व्याकुल हो जाना, तो रीलिंग अंडर द हीट ऑफ यानी कि किसकी गर्मी से परेशान है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज यानी ये युद्ध होने वाले हैं, इसके जो आर्थिक परिणाम है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक परिणाम, उसके जो प्रभाव है उससे परेशान हो रहे हैं, कौन, वेस्ट, द वेस्ट मतलब पूरा पश्चिम यानी पश्चिमी देश जो है, स्पेशली विशेष रूप से, एमिड, एमिड मतलब होता है बीच में, ग्रोइंग फियर्स ऑफ रशियन गैस सप्लाईज ड्राइंग अप ड्यूरिंग विंटर, स्पेशली ग्रोइंग फियर्स यानी बढ़ रही है, ये कैसे, ये डर बढ़ रहे हैं, कौन से डर बढ़ रहे हैं, और रशियन गैस सप्लाईज, रसिया के जो गैस सप्लाईज है, ड्राइंग अप, वो सूख जाएगी, बंद हो जाएगी ड्यूरिंग विंटर, जाड़ों में, ठीक है ना। तो देखिए रसा गैस सप्लाई करता है, उनको ये डर है कि अगर ये युद्ध ज्यादा बढ़ा तो क्या हो जाएगा, रसा की गैस सप्लाईज बंद हो जाएंगी, और अगर बंद हो गई तो सारे के सारे जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम आ जाएंगी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ने लगेगी, राइट। रसा मेड टेरिटोरियल गेन्स इन डॉनबॉस एंड इन सदर्न यूक्रेन, रसा मेड, रसा ने किया, क्या किया, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय, गेम्स मतलब बढ़त, यानी कुछ एरिया उसने जीत लिया, कहां पे, डॉनबॉस में, और सदर्न मतलब दक्षिणी यूक्रेन में कुछ जीत लिया, बट लेकिन इट्स सेटबैक यानी इसके फेलियर्स, इसकी नाकामियां, इन द नॉर्थ उत्तर में, और नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व में, एंड इट्स इनेबिलिटी और इसकी अयोग्यता, टू टेक क्विक मतलब जल्द वाले, और डिसाइजिव मतलब निर्णायक, बैटलफील्ड विक्ट्रीज यानी बैटलफील्ड विक्ट्रीज मतलब युद्ध की विजय, एल्सवेयर अन्य जगहों पर, एक्सपोज्ड उसने उजागर कर दिया, क्या उजागर कर दिया, द गैप बिटवीन, जो गैप था किसके बीच में, द रियोट्रिक जो बयानबाजी करता, जो बड़ी बड़ी बातें करता, जिनको बोलते नहीं है खाली बातें बातें हैं, तो वही होता है रियोट्रिक, एंड द रियलिटी और वास्तविकता के बीच में। तो इतने की मीनिंग ये है कि रसा ने भाई कुछ डॉनबॉस में जीता, कुछ सदर्न यूक्रेन में जीता, लेकिन कई जगह उसको नाकामियां भी मिली, फेलियर्स भी मिले, कहाँ, नॉर्थ में मिले, नॉर्थ ईस्ट में मिले, ठीक है ना, और वो योग्य नहीं हो पाया जल्दी जल्दी डिसीजन लेने के, निर्णायक डिसीजन लेने के, जिससे कि उसको युद्ध क्षेत्र में विजय मिल सके। और इस चीज ने, इस बात ने किस बात को उजागर कर दिया कि रसा जो कह रहा था कि हम तो उसको 10 दिन में हरा देंगे, 20 दिन में हरा देंगे, वो सिर्फ बातें थी और रियलिटी कुछ और निकली। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। रसा हैज स्टॉप्ड ग्राउंड असॉल्ट्स, रसा हैज स्टॉप मतलब रोक दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ग्राउंड मतलब जमीनी जो हमले थे, असॉल्ट्स मतलब हमले रोक दिए हैं, बट इट कंटिन्यूज टू बॉम्ब यूक्रेनियन सिटीज एट विल, लेकिन ये अभी भी लगातार हमले कर रहा है, किससे, बॉम्ब से, किस पर, यूक्रेनियन सिटीज पर, एट विल मतलब जब भी ये चाह रहा है, इच्छा पर है। द लेटेस्ट बीइंग, और जो सबसे अंतिम हमला था, बीइंग एन अटैक ऑन रेलवे स्टेशन ऑन अगस्त 24, और अभी रिसेंट हमला हुआ, हाल में हमला कब हुआ है, 24 अगस्त को कर दिया है, रेलवे स्टेशन पर कर दिया है, कई लोग मारे गए थे उसमें, यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे, और उस दिन क्या था, यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे था। दैट ऑल्सो मार्क 6 months ऑफ द इन्वेजन, और इस डेट को जो है, हमले के कितने महीने हो गए थे, 6 महीने, तो उसको मार्क करने के लिए रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, किसने, रशिया ने। यूक्रेन्स स्ट्रेटजी अपीयर्स टू बी मेकिंग द ऑक्यूपेशन कॉस्टली फॉर रशियंस, ठीक है ना। अच्छा, अब यूक्रेन की यानी यूक्रेन की स्ट्रेटजी क्या है, क्या उसकी रणनीति है, अपीयर्स ऐसी लगती है, क्या लगती है, टू बी मेकिंग द ऑक्यूपेशन कॉस्टली, यानी जो रसा ने कुछ क्षेत्र जीत लिया है उसको जीत कर बनाए रखना उसके लिए काफी महंगा सिद्ध हो रहा है। क्यों महंगा सिद्ध हो रहा है, उसको लगातार हमले का सामना करना पड़ रहा है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, और यही स्ट्रेटजी है रसा की, सॉरी यूक्रेन की, कि जो है रसा को वहां पर टिकने मत दो आसानी से, रेदर देन
इसके बजाय की टेकिंग बैक द टेरिटरीज, मतलब यूक्रेन अपने क्षेत्र वापस लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जो क्षेत्र रसा ने ले लिए हैं वहां उसको कायदे से स्टेबल नहीं होने दे रहा है, बार बार हमले कर रहा है। रसास, क्रीमिया एंड खेरासन बेसेस हैव कम अंडर रिपीटेड अटैक्स। अब देखिए रसा के जो क्रीमिया वाले क्षेत्र हैं, खेरासन वाले क्षेत्र हैं, वो है हैव कम अंडर रिपीटेड, बार बार के हमले वहां पर हो रहे हैं। कौन कर रहा है? यूक्रेन कर रहा है। द रशियन इंटेलिजेंस हैज ब्लेम्ड यूक्रेन फॉर अ कार बॉम्बिंग, और जो रसा की इंटेलिजेंस है उसने आरोप लगाया है किस पर? यूक्रेन पर। किसके लिए? एक कार बॉम्बिंग हुई है दैट किल्ड, जिसमें कि कौन मारा गया? द डॉटर ऑफ एन अलाई ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर पुतिन के एक सहयोगी थे, उनकी पुत्री जो है उस कार बॉम्बिंग में मारी गई है, और उसके लिए रशिया ने यूक्रेन को ब्लेम किया है। रिपोर्ट्स इन रिसेंट वीक्स सजेस्ट, और जो रिपोर्ट्स हैं हाल के हफ्तों में, रिसेंट मतलब हाल के हफ्तों में, सजेस्ट वो किस बात की ओर इशारा करते हैं? दैट द रशियन इंटेलिजेंस ग्रेवली मिसकैलकुलेटेड द यूक्रेन्स रेसिस्टेंस। जो रशिया की इंटेलिजेंस थी उसने ग्रेवली मतलब गंभीर रूप से, मिसकैलकुलेटेड मतलब सही से गणना नहीं कर पाया। क्या नहीं सही से आकलन कर पाया? यूक्रेन की रेसिस्टेंस, यानी यूक्रेन के विरोध को सही से कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कि यूक्रेन इतने दिन लड़ाई में रुक जाएगा। बिफोर द वॉर, लड़ाई से पहले, व्हेन द कीव रेजिम स्टेड पुट इन द फेस ऑफ रसाज मल्टी एक्सिस असॉल्ट, और जब ये कीव मतलब क्या? यूक्रेन की राजधानी, यानी कि जो कीव का जो शासन था स्टेड पुट, वो रुका रह गया इन द फेस ऑफ रशियन मल्टी एक्सिस असॉल्ट, जो रशिया के मल्टी मतलब बहुआयामी आक्रमण के बावजूद, इन द फेस ऑफ के बावजूद वो रुका रह गया। द रशियन जनरल्स हैड टू चेंज देयर स्ट्रेटजी, तो रशियन जनरल हैड टू चेंज मतलब बदलनी पड़ी, क्या? अपनी रणनीति को बदलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि यूक्रेन इतने दिन जो है रुक जाएगा हमारे सामने। फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स अक्रॉस द कंट्री टू अ फोकस्ड ग्राउंड इन्वेजन इन द ईस्ट, पहले वो क्या कर रहे थे? लाइटनिंग स्ट्राइक्स, कहीं भी प्लेन से बम गिरा दे रहे थे, इधर गिरा दे रहे थे, इस सिटी में उस सिटी में, तो उसको उन्होंने चेंज किया अक्रॉस द कंट्री मतलब देश भर में, और उससे क्या चेंज किया? टू अ फोकस्ड मतलब एक लक्षित ग्राउंड इन्वेजन, यानी जमीन पर एक एक सिटी में आक्रमण करने लगे इन द ईस्ट यानी पूर्व में। इवन दैट वॉज मेड कॉम्प्लिकेटेड, वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया मतलब पेचीदा हो गया, बाई यूक्रेन रेसिस्टेंस, किसके द्वारा? यूक्रेन के विरोध द्वारा, यानी वो ग्राउंड इन्वेजन भी, जो जमीनी आक्रमण था वो भी काफी पेचीदा हो गया। विच गॉट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि यूक्रेन को क्या मिल गया? मिलिट्री और फाइनेंशियल सहायता मिली, असिस्टेंस में सहायता किससे मिल गई? पश्चिमी देशों से मिल गई। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन, और जैसे जैसे युद्ध खिंचता रहा, ड्रैग ऑन मैंने बताया खिंचता रहा, तो वेस्ट रिजॉल्व, जो पश्चिमी देशों का संकल्प था, टू पनिश मतलब दंड देने का, किसको? रशिया को, ओनली हार्डेंड, वो और दृढ़ से दृढ़ होता गया, लीडिंग टू क्रिपलिंग सैंक्शंस, और ये जो रिजॉल्व था जब दृढ़ हुआ तो इसने किस बात को जन्म दिया? क्रिपलिंग यानी पंगु बनाने वाले, सैंक्शंस मतलब क्या होता है? सैंक्शन मतलब प्रतिबंध ऑन द रशियन इकोनॉमी, तो पश्चिमी देशों ने क्या लगा दिए? पंग बनाने हुए प्रतिबंध लगा दिए, किस पर? रशियन इकोनॉमी पर, यानी कि रशिया की अर्थव्यवस्था पर। सो इसलिए मिस्टर पुतिन इज नाउ इन ए स्पॉट, इसलिए मिस्टर पुतिन अब एक कठिन स्थिति में, इन स्पॉट मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, द लिमिटेड बैटलफील्ड गेन्स ऑफ हिज ट्रूप्स, ठीक है ना, इसके बावजूद कि जो थोड़ा बहुत, लिमिटेड मतलब थोड़ा बहुत, बैटलफील्ड मतलब युद्ध के जो बढ़त मिली हुई है ऑफ हिज ट्रूप्स, उनकी सेनाओं को, मैनेजिंग द सैंक्शंस हिट इकोनॉमी इटसेल्फ इज अ टॉल टास्क, ठीक है, उनकी सेनाओं को थोड़ी बहुत युद्ध क्षेत्र में बढ़त मिली हुई है, लेकिन मैनेज करना किसको? द सैंक्शंस हिट इकोनॉमी, यानी प्रतिबंध लगने के बाद जो इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ा है उसको मैनेज करना, उसी इटसेल्फ जब मतलब लगता है, इसका मतलब होता है भी, इसको ही मैनेज करना, टॉल टास्क मतलब काफी बड़ा काम है, टास्क मतलब काम। कंटिन्यूइंग द वॉर वुड बी कॉस्टली, अगर आप इस युद्ध को जारी रखेंगे तो ये वुड बी होगा क्या? महंगा पड़ेगा। एंड और देयर इज नो सर्टेनिटी, और इस बात की कोई निश्चितता नहीं है, दैट कि ही वुड मीट हिज स्ट्रेटेजिक गोल्स थ्रू ए लॉन्ग टर्म वॉर, कि वो ही वुड मीट हिज स्ट्रेटेजिक गोल मतलब वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे थ्रू किससे? एक लंबे युद्ध से, ठीक है ना। एंड और फॉर यूक्रेन के लिए, डिस्पाइट इट्स रेजिस्टेंस कैपेबिलिटीज, इसकी विरोध की क्षमताओं के बावजूद, एंड द सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, और जो पश्चिमी देशों से इसको सपोर्ट मिल रहा है उसके बावजूद, टेकिंग बैक टेरिटरीज यूजिंग फोर्स रिमेन्स इम्प्रैक्टिकल, टेकिंग बैक मतलब वापस लेना, टेरिटरीज मतलब क्षेत्र, यूजिंग फोर्स मतलब बल की सहायता लेते हुए, रिमेन्स इम्प्रैक्टिकल वो अप्रायोगिक है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ रशिया है, वो जो है उसकी इकॉनमी हिट कर गई है, तो इकॉनमी
क्रिपलिंग जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उससे इकॉनमी को मैनेज करना कठिन हो रहा है, थोड़ी बहुत उसके ट्रूप्स को बढ़त मिली है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भी जो है अगर चाहे कि हम रसा से लड़ के अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे तो वो भी एक अप्रायोगिक आइडिया है, वो भी नहीं हो पाएगा। सो इसलिए टू ब्रेक द स्टेलमेट, इसलिए इस कठिन स्थिति को तोड़ने के लिए, इसका सुझाव ढूंढने के लिए, इसका हल ढूंढने के लिए व्हाट जो बोथ साइड्स कैन डू, जो दोनों पक्ष कर सकते हैं, इज टू एग्री टू अ सीज फायर, सहमत हो जाए दोनों संघर्ष विराम पर, एंड और स्टार्ट डायरेक्ट टॉक सीकिंग अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और सीधी सीधी वार्ता करें जिसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, एक राजनीतिक हल होना चाहिए। द यूएन, द यूनाइटेड नेशंस एंड और टर्की मीडिएटेड टॉक्स, और टर्की द्वारा मध्यस्थता की हुई जो बातें थीं, दैट सॉ ए ब्रेक थ्रू, जिसने कुछ सफलता दिलाई इन जुलाई में, इन शिपिंग ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट्स, शिपिंग मतलब ले जाना, जहाज में भरकर ले जाना, ग्रेन मतलब अनाज के दाने, कहाँ, फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट्स, यूक्रेन के पोर्ट से, वाया ब्लैक सी से ले जाने में, आर अ मॉडल वर्थ बीइंग फॉलोड, ये एक मॉडल है जो कि फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब ये है, देखिए आपको यहां से दिखा देता हूं फटाफट, मैप में बता देता हूं क्या हुआ था। ये देखिए, ये है ब्लैक सी, ठीक है, ये ब्लैक सी है, ये आपका यूक्रेन रहा, यहां पर आपका रशिया है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि यूक्रेन आप जानते हैं वर्ल्ड में गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अब उसके बाद चूंकि ये युद्ध हो गया तो पूरे वर्ल्ड में जो है, क्योंकि यूक्रेन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, गेहूं यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, गेहूं की पूरे वर्ल्ड में कीमतें बढ़ने लगी, कमी होने लगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि टर्की ने मीडिएशन किया, टर्की देखिए ये रहा आपका टर्की, इसने मीडिएशन किया और उसके बाद से युद्ध में थोड़ा सा विराम हुआ, और उसके बाद से ये जो है ब्लैक सी के थ्रू जो है जहाजें गई, तो डिफरेंट कंट्रीज को जो है गेहूं फिर पहुंचना शुरू हो गया, और वर्ल्ड में जो गेहूं की क्राइसिस थी वो कम हुई। ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर कह रहा है कि वैसा ही जो मीडिएशन है वो जरूरी है। देखिए ब्लैक सी पे आ गए हैं, तो ब्लैक सी में देख लेते हैं। देखिए ये टर्की है, टर्की और टर्की के नीचे आपका मेडिटेरियन सी है, और ये ब्लैक सी है। ये क्वेश्चन मैंने अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट में गलत किया था, और उस साल मेरा प्री पॉइंट कुछ मार्क्स से रुक गया था, 0.23 सब मार्क्स थे, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। हमेशा याद रहेगा कि टर्की जो है वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है, BTM, ब्लैक सी, टर्की, मेडिटेरियन सी, यही क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था। ठीक है ना, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आइए फिर से लौटते हैं न्यूज़पेपर पे। तो ब्लैक सी से वो मॉडल है जो फॉलो किया जाना चाहिए। रीजनल प्लेयर्स, रीजनल मतलब क्षेत्रीय प्लेयर जो अगल बगल की कंट्रीज हैं, ठीक है, विद कम्युनिकेशन लाइंस ओपन टू मॉस्को, जिनकी जो है बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन लाइंस ओपन है मॉस्को के साथ, मॉस्को मतलब रूस की राजधानी है, एंड कीव, और जो यूक्रेन की राजधानी है, शुड चाहिए, पुश देम, उनको पुश करना चाहिए, मतलब उनको थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए, ढकेलना चाहिए, टू कम टू टेबल, कि आप लोग जो है, टेबल मतलब, कम टू टेबल मतलब होता है कि आप लोग आपस में बातचीत करें, आमने सामने बैठे और बातचीत करें। इफ अ वॉर ऑफ एट्रिशन, अगर एक युद्ध संघर्षण का मतलब आप कभी हमला कर रहे हैं, फिर जो है हम कभी हमला कर रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन, इज अलाउड टू ग्राइंड ऑन, अगर इस तरह का संघर्षण का युद्ध अलाउ किया गया है, यानी कि इसको जारी रहने दिया, ग्राइंड ऑन मतलब जारी रहने दिया गया, इट वुड कंटिन्यू टू हर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स, तो ये करता रहेगा क्या, हर्ट, परेशान, दुखी, है ना, घायल, किसको, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, यानी स्टेक होल्डर्स मतलब सारी कंट्रीज को, उसके आसपास के क्षेत्रों, सबको ये परेशान करता रहेगा, सबको जो है इससे असुविधा होती रहेगी, परेशानी होती रहेगी। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी होस्टेज, ग्लोबल इकोनॉमी होस्टेज मतलब कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको भी बंधक बनाए रखने के अलावा अन्य देशों को भी परेशान करता रहेगा। देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है, होल्डिंग समबडी होस्टेज मतलब होता है किसी को बंधक बनाए रखना। ठीक है, तो आइए गाइस इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। देखिए ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के चारों तरफ 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज, और ये एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको बता देता हूं क्या है, द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी, 6 कंट्रीज हैं, देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, रसा, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। मैंने इसको याद कैसे किया था, मैंने ऐसे याद किया था, TBGURR, तो गुर्र की साउंड होती है ना, तो TB मतलब मैंने बनाया था कि जब किसी को ये बीमारी हो जाती है तो बेचारा परेशान होकर ऐसे साउंड निकालने लगता है, गुर्र। T फॉर टर्की हो जाता था, ठीक है, B फॉर देखिए बुल्गारिया हो गया था, ठीक है, G फॉर जॉर्जिया हो गया था, U फॉर यूक्रेन हो गया था, R फॉर रोमानिया एंड R फॉर रसा, तो GB गुड। ये अक्सर एग्जामिनेशन से पूछ लिया जाता है, आप याद रखिएगा कि जो ब्लैक सी के चारों तरफ 6 कंट्रीज हैं और 6 के 6 यही हैं। ठीक, आइए फटाफट से आपको ब्लैक सी के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूं। इसको ब्लैक सी को यूजीन सी भी कहते हैं, ठीक है ना।
ये इनलैंड सी है। इनलैंड सी है मतलब चारों तरफ देखिए, अभी आपने क्या देखा, चारों तरफ देखिए देश है ना, इसके चारों तरफ यूक्रेन है, रसा है, ठीक है ना, टर्की है। तो ये क्या है, चारों तरफ से इनलैंड सी है, चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, ठीक। और क्या है, सराउंडेड बाई, देखिए पॉन्टिक है, कॉकेसस है, क्रीमियन है, माउंटेन्स है, ये सब माउंटेन्स इसके चारों तरफ हैं, ये है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इसके जो यहां पर है, देखिए मैप में ही बता देता हूं, एक सी ऑफ अजोब से यहां पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सी ऑफ अजोब है ब्लैक सी की तरफ, ठीक है ना। उसके अलावा एक टर्किश स्ट्रेट सिस्टम है, इसमें क्या क्या आता है, डेंड्रल्स आता है, बॉस्फोरस आता है, मरमरा सी आता है, ये तीनों मिलकर जो है ट्रांजिशनल जोन बनाते हैं, ठीक है। किसके बीच में, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में। ये नाम कभी भी है, टेंडेनल्स, बॉस्फोरस और मरमरा, तो आप फटाफट मार दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये रहा आज का डिस्कशन, कल फिर मिलूंगा एक और एडिटोरियल डिस्कशन के साथ। टिल देन बाय बाय।